Hi guys, this is Karan Mehta, Director, Legal Edge Tutorials, India's finest institution for CLAT and other law entrance preparation. I hope you guys really enjoyed and learned a lot from the 30th December All India Open Mock or the Super 30 selection test. Now, I bring before you the complete analysis of the logical reasoning section. I repeat, analysis of the logical reasoning section. So, let's go through क्वेश्चंस ऑफ द पेपर, अंडरस्टैंड कि हमें किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को करना चाहिए था, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए था. ठीक है, बिकॉज रिजेक्टिंग अ क्वेश्चन और लीविंग अ क्वेश्चन इज एज इंपॉर्टेंट एज सॉल्विंग अ क्वेश्चन. ठीक है, सो व्हाइल वी गो थ्रू द 40 क्वेश्चंस ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, यू विल अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी टू सॉल्व द पेपर. ओवरऑल अगर हम देखें, सो द होल पेपर वाज डिवाइडेड बिटवीन इजी, medium and difficult questions. So there were altogether 10 very easy questions that should have been solved, 17 moderate questions which ideally if you are aiming for the top 5 law schools, तुम्हारी preparation इतनी हो जानी चाहिए थी that you are able to solve those 17 as well, plus 13 difficult questions. Now the difficult question you could have chosen कि तुम्हें करना है या फिर तुम्हें छोड़ना है. ठीक है, करना भी अच्छा होता है एंड राइट मोमेंट पे क्वेश्चन को छोड़ देना भी अच्छा होता है. द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इज दैट यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन एंड रियलाइज एट द एंड ऑफ 5-6 मिनट्स कि मुझे तो ये क्वेश्चन छोड़ देना था. ये सिचुएशन में यू हैव लॉस्ट 5-6 मिनट्स ऑफ योर्स, बट मोर इंपॉर्टेंटली यू हैव लॉस्ट दोस you have lost that thing. मतलब वो एक माइंड में एक थोड़ा सा इरिटेशन हो जाता है एंड यू फील लाइक दैट यू हैव लॉस्ट इट कंप्लीटली. 6-7 मिनट जब पेपर के बीच में लूज होते हैं ना, तो एक फीलिंग आने लगती है, अरे यार अब क्या होगा. सो वो सारी चीजों से बचने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट मिनट में हम डिसीजन ले पाए कि हमें ये अटेम्प्ट करना है या हमें ये अटेम्प्ट नहीं करना, और हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उसको हम कंप्लीट करें. प्रैक्टिस इतनी हो कि एक क्वेश्चन को फर्स्ट मिनट में देख के बता दे, यार ये क्वेश्चन लंबा जाएगा, इसको अटेम्प्ट नहीं करता हूं, या ये मुझे आता नहीं है तो इसको अटेम्प्ट नहीं करता हूं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन व्हिच सेज, analyzing her scores and comparing her performance against her peers, Mamta realizes that her rank is 21st from the top in mock CLAT and 15th from the bottom in mock A-Lit. Now, Mamta ने बोला, suppose mock CLAT की अगर हम बात करें तो Mamta's rank is 21st from the top. That means 21st from the top. That means there are 20 people above Mamta. Simple है, there are 20 people above Mamta. एंड अगर हम मॉक एलिट की बात करें, सो देयर आर, हर रैंक इज 15 फ्रॉम द बॉटम. 15 फ्रॉम द बॉटम अगर है, दैट मींस उसके नीचे 14 लोग और होंगे, 14 होंगे और उसकी रैंक 15th है. यहां पर 20 लोग उसके ऊपर है, 20 है, फर्स्ट रैंक उसकी है. नाउ लेट्स सपोज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज x. मैंने ये मान लिया कि टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x. ठीक है, तो ममता के ऊपर अगर 20 है, ममता मिला के 21 हो गए, तो ममता के नीचे वुड बी x माइनस 21. टोटल x है 21, यहां पे हो गए बचे कितने, x माइनस 21. ममता के नीचे 14 है, ममता को मिला के यहां पर 15 हो गए, तो ममता के ऊपर x माइनस 15 स्टूडेंट्स होंगे. ममता के ऊपर x माइनस 15 स्टूडेंट्स होंगे. सो सर क्या x माइनस 15 इज इक्वल टू 20 कर दूं तो x की वैल्यू 35 आ जाएगी, ये बोल सकते हैं, एंड देयर इज एन आंसर ऑप्शन विच इज 35. बट x की वैल्यू 35 ही होगी क्या, ये देखते हैं. देयर कैन ऑल्सो बी अ केस, मैंने व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज x माइनस 21, इस इक्वेशन से मैं ये बोल सकता हूं कि x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 21 होनी चाहिए. x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 होनी चाहिए, क्योंकि अगर x की वैल्यू 22 है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 22 वैल्यू है, तो यहां पे एक बच्चा आ गया, ममता है ही 20, तो 20 प्लस 1 21 प्लस एक बच्चा और विच इज 22. 22 में भी ये केस वैलिड है. 22 और यहां पे डालूं, 22 माइनस 15 7 प्लस 1 8
8 + 14 हाउ मेनी 22. 22 में भी वैलिड है, 23 में भी वैलिड है, 24 में भी वैलिड है, 25 में भी वैलिड है. ठीक है, सो सारे के सारे हैं. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर क्या क्या आंसर ए होगा. ए हो सकता है, पक्का नहीं है. बी देयर आर एट मोस्ट 21 स्टूडेंट्स, नहीं. देयर आर एट लीस्ट, आंसर ऑप्शन सी बोल रहा है एट मोस्ट, हम बोलेंगे नहीं, एट मोस्ट नहीं होगा. देयर आर एट लीस्ट 21. भाई 20 नहीं हो सकते, 21 से कम 20 नहीं हो सकते, क्योंकि 20 बोलोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. सो देयर हैव टू बी एट लीस्ट 21 स्टूडेंट्स, इसलिए द आंसर ऑप्शन विल बी डी. आंसर ऑप्शन विल बी डी, ए नहीं. 35 हो सकता है, 35 का होना पक्का नहीं है, बिकॉज 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है. सो ए इज अ पॉसिबिलिटी, डी इज डेफिनेटली ट्रू. नन ऑफ दीज, कोई भी यूनिक आंसर इसमें नहीं आएगा. इज इट क्लियर? ठीक है, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 111 ऑफ द पेपर. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 112. Question number 112, which says among A, B, C, D and E, A is taller than only B. Word to be underlined, only B. A सिर्फ B से लंबा है, A सिर्फ B से लंबा है. That means A किसी और से लंबा नहीं है, और अगर A किसी और से लंबा नहीं है, that means B लास्ट में होगा. Only word underline होना चाहिए. A is taller than only B. Only B मतलब A सिर्फ B से लंबा है, that means B has to be the last on the list, but shorter than C. So A is shorter than C. ठीक है, तो यहीं पे इसको इंक्लूड कर लेते हैं. A is shorter than C, बट यहां पे और भी लोग आ सकते हैं इनके बीच में. C is taller than E. C is also taller than E. Now C is not the tallest. Okay, C is not the tallest मतलब C के यहां पर कोई ना कोई तो आना ही चाहिए. C is not the tallest, that means there definitely is someone जो कि यहां पर आएगा. Now C के इस साइड अगर मैं देखूं तो E है, A है, B है, C खुद है, तो बाय डिफॉल्ट इस क्वेश्चन मार्क की जगह D आएगा. बाय डिफॉल्ट इस क्वेश्चन मार्क की जगह D आएगा. Who among them will be in the middle if they stand in the order of their height? Now A को सिर्फ B से बड़ा, तो इसके A को सिर्फ B से लंबा होना है, तो A के इस साइड कोई नहीं आ सकता. C टॉलेस्ट नहीं है तो डेफिनेटली D यहां पर आएगा. E बाय डिफॉल्ट विल हैव टू बी बिटवीन C एंड A. ठीक है, तो E इज इन द मिडिल. अगर E मिडिल में है तो, और ने यही पूछा है who among them will be in the middle if they stand in order of their height, तो E is the answer. एंड E क्योंकि A B C नहीं है, इसलिए आंसर ऑप्शन D, विच इज नन ऑफ दीज. चलो आगे बढ़े. आई होप 111 एंड 112 विच आर द फर्स्ट टू क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग आर क्लियर. उसमें सिली मिस्टेक करने के चांसेस बहुत थे. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 113 एंड 114. एक छोटा सा लेटर दिया हुआ है एंड उसके बेसिस पे तुम्हें दो वहां पे क्वेश्चंस दिए हैं जो कि रिलेटिवली सिंपल है. दीज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन का टाइप अलग है, लेटर फॉर्मेट का क्वेश्चन है, बट द क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है और जो उसमें ज्ञान दिया हुआ है जो पैराग्राफ में, वो काफी सिंपल सा है. ठीक है, दिस क्वेश्चन कम्स अंडर अ टॉपिक कॉल्ड क्रिटिकल रीजनिंग. क्रिटिकल रीजनिंग में हमें एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, दैट वी गो बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. ठीक है, वी हैव टू गो बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. तुम सही आंसर को ढूंढने की बजाय आंसर्स को रिजेक्ट करना चालू कर दो. ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अच्छा एंड में क्या बचा, तो यही होगा. ठीक है, सो टू द चेयरमैन, डियर मिस्टर शैलेश जी चेयरमैन, एट द December 30, 2018 मीटिंग, December 30, 2018, it's a very important date. It's a very important date. क्यों इंपॉर्टेंट है? अरे सुपर 30 सिलेक्शन टेस्ट, लीगल एज, ऑल इंडिया ओपन मॉक इसी दिन तो कंडक्ट हुआ था, तो इसलिए वो डेट इंपॉर्टेंट है. इट वाज डिसाइडेड दैट नो टू ऑफिसर्स वुड होल्ड पोजीशंस ऑन द सेम कमिटी. नो टू ऑफिसर्स वुड होल्ड पोजीशन, दो ऑफिसर वुड होल्ड एक सेम कमिटी पे पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते. इट हैज रिसेंटली कम टू माय अटेंशन दैट बोथ चैतन्य राव एंड अजीत सिंह will be serving in some capacity on the cultural committee and both have been nominated for the officer status.
ठीक है, 2 ऑफिसर्स एक पर्टिकुलर चीज पे कमिटी पे वर्क करने ऐसा दिख रहा है, एज यू नो, बट दे हैव ओनली बीन नॉमिनेटेड, हो नहीं गए हैं, वो नॉमिनेटेड है. एज यू नो दिस इज in direct disregard for the rules as voted by the members council last December. I would hope that sufficient action be taken by the disciplinary committee जिसमें वो आज है, on which committee both of the above are members, so that this problem will be resolved. अभी वो लोग डिसिप्लिनरी कमिटी के मेंबर्स हैं, अभी वो लोग ऑफिसर स्टेटस के लिए नॉमिनेटेड हैं और कल्चरल कमिटी में भी सपोर्ट उनका आने वाला है. ये पूरा एक सिनेरियो है. 113 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फ्लॉ दैट द राइटर ऑफ द लेटर ओवरलुक्ड. ठीक है, एसेंशियल फ्लॉ इज ऑप्शन नंबर डी विच सेज राव एंड अजीत आर येट टू बी कंफर्म्ड एज ऑफिसर्स. ठीक है, दे आर येट टू बी कंफर्म्ड एज ऑफिसर्स. सो दिस इज द एसेंशियल फ्लॉ. ये एक फ्लॉ है. ठीक है, दे आर येट टू बी कंफर्म्ड, अभी वो हुए नहीं है कंफर्म. सो दिस इज द फ्लॉ. अभी वो ऑफिसर स्टेटस पे कंफर्म भी होना है. सो दैट इज द ओनली फ्लॉ देयर. राव एंड अजीत आर ऑलरेडी सर्विंग टुगेदर ऑन द डिसिप्लिन कमिटी. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी उनके पास ऑफिसर स्टेटस नहीं है. 2 ऑफिसर स्टेटस के लोग एक पर्टिकुलर कमिटी पर नहीं आ सकते. द चेयरमैन हैज नो पावर इन द मैटर, इररिलेवेंट. द मेंबर काउंसिल कैन नॉट पास रूल्स लिमिटिंग मेंबर्स, इररिलेवेंट. ऑप्शन डी. ठीक है. 114 if both the nominations are confirmed, which of the following exhaustively and reasonably describes action that may occur in the near future. दोनों का ऑफिशियल स्टेटस अगर कंफर्म हो गया, अभी डिसिप्लिनरी कमिटी में है, एक और कमिटी में उनको जाना है विच इज द कल्चरल कमिटी. दोनों का नॉमिनेशन अगर कंफर्म हो गया तो सीधी सी बात है, एक जन यहां हो जाए, एक जन वहां पे चले जाए. तो विच इज आंसर ऑप्शन डी. ईदर राव और अजीत रिजाइंस फ्रॉम हिज करेंट पोजीशन फ्रॉम द कल्चरल कमिटी and other resigns his position on the disciplinary committee. Either Rao or Ajit resigns his position from the cultural committee and the other resigns his position from the disciplinary committee. भाई एक 2 ऑफिसर्स एक कमिटी पर नहीं रह सकते. अगर दोनों को ऑफिसर स्टेटस मिल गया है तो एक जन यहां रुक जाओ, एक जन वहां पे चले जाओ. यही होना है अल्टीमेटली. ठीक है. सो डी वुड बी द आंसर. ऑप्शन ए अरविंद रिजाइंस हिज मेंबरशिप इज इररिलेवेंट. Either राव और अजीत resigns his membership, नहीं, किसी एक जन पे नहीं होगा, वो दोनों को मिलके वो वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, which is answer option D. ठीक है. I hope 113 and 114 is clear. अपन आगे बढ़ते हैं. Let's move to 115 and 116. 115 and 116 are nothing but syllogisms. ठीक है. अब इसको रीड करो. In each question below are given some statements. अच्छा, जब भी सिलोजिज्म का क्वेश्चन कर रहे हो, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, डायरेक्शंस को ठीक से पढ़ो. जब भी सिलोजिज्म कर रहे हो, डायरेक्शंस को ठीक से पढ़ो. यहां पे डायरेक्शन में लिखा हुआ है गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट. लॉजिकली फॉलोज. मैं अगर डायरेक्शन में एक चेंज कर दूं, लॉजिकली डज नॉट फॉलो अगर पूछ लूं, तुम्हारे आंसर्स पूरे चेंज हो जाएंगे. और ध्यान रखना, मैं आगे आने वाले किसी ना किसी मॉक में हम ऐसा जरूर करेंगे दैट डायरेक्शंस में लॉजिकली फॉलोज की जगह डज नॉट फॉलो कर देंगे और तुम्हारे सारे आंसर्स चेंज हो जाएंगे. जस्ट बिकॉज तुम क्वेश्चन में देखते हो कि स्टेटमेंट है, कंक्लूजन में, मतलब ये बाय डिफॉल्ट सिलोजिज्म होगा, तुम डायरेक्शन पढ़ना भूल जाते हो. ठीक है. जस्ट इंश्योर कि तुम डायरेक्शंस को केयरफुली पढ़ो, क्योंकि लॉजिकली फॉलोज लिखा है तो ठीक है, लॉजिकली डज नॉट फॉलो लिखा है तो तुम्हारे सारे अजम्पशंस गलत हो जाते हैं. ठीक है ना. यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पे तो हमें लॉजिकली फॉलोज ही बताना है. तो अगर हम 115 की बात करें, सो आई हैव नो डिस्क इज अ फिगर, नो डिस्क इज फिगर, नो थ्रेड इज अ नॉट. ठीक है. एंड सम थ्रेड आर फिगर. तो सम थ्रेड आर फिगर, ये जितने थ्रेड हैं ये फिगर है. ये एरिया इंक्रीज भी हो सकता है. और थ्रेड और नॉट, तो नो थ्रेड इज अ नॉट. ये रहा मेरा डायग्राम पूरा, ये रहा मेरा डायग्राम. नॉट और डिस्क में रिलेशनशिप में इंटरसेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. थ्रेड और एफ का मतलब क्या था? फिगर. थ्रेड और एफ में इंटरसेक्शन होना जरूरी है. ठीक है. नाउ कंक्लूजन्स में बोला है ऑल डिस्क आर थ्रेड इज अ पॉसिबिलिटी.
ऑल डिस्क आर थ्रेड, क्या सारे डिस्क थ्रेड हो सकते हैं? हाँ, ये जो सर्कल है, अगर ये सर्कल ऐसे ना बन के ऐसा बन गया तो सारे डिस्क थ्रेड हो जाएंगे, तो इट्स अ पॉसिबिलिटी। हमेशा होगा क्या? नहीं, बट ऑल डिस्क आर थ्रेड इज अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो फर्स्ट हैज टू बी ट्रू। सेकेंड, सम फिगर आर नॉट सम एफ आर नॉट के। हमेशा देखना सम एफ आर नॉट के, सम ए आर नॉट बी, इस टाइप के स्टेटमेंट को कंक्लूजन में मार्क करने में हमेशा कंफ्यूजन होता है। मतलब वो जितना ऑल सम या नो आसान होता है उतना ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हमेशा एक काम करो, इसको इसके ऑल में चेंज कर दो। मतलब ऑल सम एफ आर नॉट के है ना, इसको ऑल में चेंज कर दो, ऑल एफ आर के। इसका आंसर निकालो। क्यों? सम को सम नॉट, ये सम नॉट है, सम नॉट को पहले, अगर तुम्हें सम नॉट में कंफ्यूजन आता है, सम नॉट को ऑल में लिख दो और तुम ऑल का आंसर ढूंढो। क्या सारे एफ के हो सकते हैं? ऑल एफ आर के? क्या ये पूरा का पूरा उठ के अंदर आ सकता है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर थ्रेड भी है। क्योंकि एफ के अंदर थ्रेड भी आएगा, थ्रेड तो के अंदर नहीं आ सकता। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये फॉल्स है। ऑल फॉल्स है, क्योंकि ऑल फॉल्स है इसलिए इसका सम नॉट ट्रू हो जाएगा। क्योंकि ऑल फॉल्स है इसलिए इसका सम नॉट ट्रू हो जाएगा। अगर ऑल ट्रू आ जाता तो तुम सम नॉट को फॉल्स बोल देते, ऑल फॉल्स आया, सम नॉट को ट्रू बोल दो। ऑल अगर पॉसिबिलिटी आई तो सम नॉट भी पॉसिबिलिटी होगी। बेसिकली फायदा क्या होगा? सम नॉट में जो कंफ्यूजन है, हम उस स्टेटमेंट को हमने ऑल में चेंज किया। ऑल अगर ट्रू आया तो सम नॉट को फॉल्स मार्क कर देना, ऑल अगर फॉल्स आया सम नॉट को ट्रू मार्क कर देना, ऑल अगर पॉसिबिलिटी आई तो सम नॉट को भी पॉसिबिलिटी मार्क कर देना। दिस इज वन वे जहां से तुम सम नॉट से दूर हो सकते हो। हाँ, पर सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन्स में, स्टेटमेंट में नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन्स में, स्टेटमेंट में नहीं। इतना क्लियर है? ठीक है, तो इसका आंसर बोथ फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इसको मैं रब कर देता हूं। 116 116 ने बोला नो क्राउन इज बेल। ठीक है, नो क्राउन इज बेल मतलब क्राउन और बेल में कोई रिलेशनशिप नहीं है। सम बेल्स आर पेट्स, सम बेल्स आर पेट्स। ठीक है, सम बेल्स आर पेट्स। ऑल स्टैचू आर क्राउन, ऑल स्टैचू आर क्राउन। नाउ फर्स्ट इज ऑल पी कैन नेवर बी एस। ऑल पी कैन नेवर बी एस, ये पी कभी भी एस के अंदर नहीं हो सकता। हाँ, ये ट्रू है, ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि पी का कुछ पार्ट तो बेल के अंदर होना है, और बेल और क्राउन में कोई रिलेशनशिप नहीं, तो बेल और क्या था ये, स्टैचू में भी कुछ नहीं होंगी। तो ये वाला पी कभी भी स्टैचू के अंदर नहीं आ सकता, और सारे पी कभी भी स्टैचू नहीं हो सकते। दिस इज ट्रू। सेकेंड, फिर सम नॉट आ गया। सम सी आर नॉट एस, सम सी आर नॉट एस। सम नॉट है, कंफ्यूजन है, इसको ऑल में चेंज कर दो, ऑल सी आर एस। ऑल सी आर एस, क्या सारे सी एस है? क्या सारे सी एस है? ये एस जब बड़ा हो जाएगा, इस एस को बड़ा कर सकते हैं, ये एस बड़ा होके सी और एस दोनों कोइंसाइड कर सकते हैं, तो ऑल सी आर एस हो सकता है। हम ये नहीं बोल रहे हमेशा होगा, इट्स अ पॉसिबिलिटी, इट्स अ पॉसिबिलिटी। ट्रू फॉल्स की बात नहीं कर रहा, इट्स अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि ऑल पॉसिबिलिटी है, इससे तुम बोल सकते हो कि सम नॉट भी क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटी हो जाएगी। डेफिनेटली ट्रू तो नहीं होगा, तो डेफिनेटली ट्रू विल ओनली वन फॉलोज, विच इज आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, इट इज आंसर ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़े, यहां तक आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, विच इज क्वेश्चन 117 to 119। ठीक है, so it says Shiva spends 14 days exclusive time travel in 6 cities. So 6 cities, 14 days. ठीक है, each city he visits is in one of the 3 states, Gujarat, UP और महाराष्ट्र। गुजरात, यूपी और महाराष्ट्र। ठीक है, now
each of the three states has many cities. Shiva visits at least one city in each of the three states. At least one city in each of the three states. ठीक है, this is at least one city per state. ठीक है, one city per state. He spends at least 2 days in each city he visits. At least 2 days per city. ठीक है, ये भी हो गया. He spends the whole day. तो 1, 2, 3 और 4 पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 117. If Shiva spends exactly 8 days in the city of गुजरात, गुजरात में उसने अगर 8 डेज स्पेंड कर दिए, टोटल डेज कितने हैं? 14. मतलब बचे हुए जो 8 में 6 दिन है वो बाकी जगह होंगे. दैट मीन्स महाराष्ट्र प्लस यूपी मिला के इसके पास 6 डेज का ऑप्शन है. ठीक है, महाराष्ट्र प्लस यूपी अगर 6 डेज का ऑप्शन है, इसका मतलब किसी एक में 2 दिन होंगे और किसी दूसरे में 4 दिन होंगे. ठीक है, एक में 2 दिन होंगे और दूसरे में 4 दिन होंगे. इतना क्लियर है? नाउ लेट्स सी, इफ शिवा स्पेंड्स एग्जैक्टली 8 डेज इन द सिटीज ऑफ गुजरात, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू? आंसर ऑप्शन ए. आंसर ऑप्शन ए देखते हैं. ही विजिट्स 2 सिटीज इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में 2 दिन भी स्पेंड कर सकता है, 4 दिन भी स्पेंड कर सकता है. तो अगर हम ये देखें तो 1 सिटी और मैक्सिमम 2 सिटी, दैट मीन्स मैक्सिमम 3 सिटीज यहां पर स्पेंड हो सकती है. मैक्सिमम 3 सिटी रह सकता है. 2 सिटी जिसमें 1 सिटी यहां पर होगी, 2 सिटी यहां पर होगी. अगर 4 दिन महाराष्ट्र को दे दें तो 4 दिन में 2 सिटी विजिट कर सकता है. तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है. ऑप्शन बी, ही विजिट्स 2 सिटीज इन यूपी. 2 सिटीज मतलब 4 दिन, तो 4 दिन अब वो यूपी बोल रहा है ना. ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में 4 दिन हो सकते हैं उसी तरीके से यूपी में भी 4 दिन हो सकते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. ऑप्शन सी, ही विजिट्स मोर देन 2 सिटीज इन गुजरात. अच्छा, उसको तो एग्जैक्टली 6 सिटीज तो करनी है. तो यहां पे अगर मैक्सिमम 3 सिटीज हैं तो गुजरात में मिनिमम 3 सिटी तो करनी ही पड़ेगी. यहां की 3 सिटी, यहां की 3 सिटी, तो काम हो जाएगा. ठीक है, सो ही विजिट्स एग्जैक्टली मोर देन 2 सिटी. यार ये भी ट्रू होगा. इनफैक्ट ये आंसर ऑप्शन है. सो दिस क्वेश्चन हैज टू बी कैंसिल्ड एज वेल. तो 117 हम लोग टोटल लिस्ट में से कैंसिल करेंगे, बिकॉज इनफैक्ट आंसर होना चाहिए था ही विजिट्स 2 सिटीज इन गुजरात. अगर 2 सिटीज इन गुजरात होता तो वो कैनॉट बी ट्रू होता, बिकॉज इट हैज टू बी मोर देन 2 सिटीज. मोर देन 2 सिटीज लिखा हुआ है तो वो ट्रू हो जाएगा. एग्जैक्टली 2 सिटीज बोलता तो वो गलत हो जाता. ये भी ट्रू है. और ऑप्शन डी विच सेज मोर सिटीज इन यूपी देन महाराष्ट्र. यूपी को 4 दिन दे दो, महाराष्ट्र को 2 दिन दे दो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिटीज 2 हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी. दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. तो चारों ऑप्शन सही है. ठीक है, सो इन दी ओवरऑल कैलकुलेशन ऑफ योर स्कोर्स हम 117 क्वेश्चन को कैंसिल कर देंगे. बट मोर इंपॉर्टेंट, यहां पे वो कैंसिल होना तो ठीक है, बट मोर इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि तुम इस पूरे क्वेश्चन को समझो. ठीक है, तुम इस पूरे क्वेश्चन को समझो. इसको मैंने कैसे बैठ के एनालिसिस इसका किया. नेक्स्ट क्वेश्चन 118. If the city of Ahmedabad is in Gujarat and if Shiva spends as many days possible in Ahmedabad, ठीक है, now and as few days possible in each of the other cities, मिनिमम करना है, गुजरात को मैक्सिमाइज करना है या अहमदाबाद को मैक्सिमाइज करना है, तो यूपी में 2 दिन ले लो, महाराष्ट्र में 2 दिन ले लो, क्योंकि इतने तो बेयर मिनिमम करनी है. हर स्टेट में 1 सिटी करनी है, क्योंकि हर स्टेट में 1 सिटी करनी है तो उसके 2-2 दिन तो आएंगे. और जो गुजरात है उसमें 10 दिन कर दो, जिसमें से मैक्सिमम हम अहमदाबाद को दे दें एज पर द रिक्वायरमेंट. यही बोला है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? क्या मस्ट बी ट्रू होगा देखते हैं. शिवा कैन नॉट विजिट एनी अदर सिटी इन गुजरात. नहीं यार, मैक्सिमम अहमदाबाद को देना है. यहां पे 1 सिटी, यहां पे 1 सिटी, तो बाइड मुझे 4 सिटीज तो यहां पे कवर करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल मुझे कितनी करनी है? टोटल 6 सिटीज करनी है. ठीक है, यहां पे मैक्सिमम डेज, तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुझे अहमदाबाद से आगे तो जाना ही पड़ेगा. मस्ट बी ट्रू, ये ऑप्शन सही नहीं है. ऑप्शन बी, कैन विजिट 4 सिटीज इन यूपी. नहीं भाई, उसको करना है मैक्सिमाइज,
तो यहां पे 4 सिटी नहीं हो सकती, दिस हैज टू बी फॉल्स एज वेल। शिवा कैन स्पेंड 6 days इन अहमदाबाद, 4 सिटी अगर करनी है, 6 days उसने अगर अहमदाबाद में स्पेंड कर दी है, देखो 6 days स्पेंड कर दी है अगर, तो आई विल बी लेफ्ट विद 4 days। 4 days में मैं मैक्सिमम 2 ही सिटी कर पाऊंगा, 2 सिटी प्लस अहमदाबाद इज इक्वल टू 3 cities। कितनी करनी थी मुझे? 4 करनी थी, कितनी हो रही है? 3। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो जो भी ऑप्शन बचता है डी, विच इज नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आंसर क्वेश्चन 118 का आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 119। आई थिंक यहीं पे कर लेता हूं। 119, इफ शिवा स्पेंड्स 3 days इन द स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, यूपी में भाई ने 3 days दे दिए, यूपी में उसने अगर 3 days दे दिए, एंड 7 days इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में अगर 7 days दे दिए, तो इसका मतलब ये है कि 10 दिन हो गए, एक स्टेट बची है गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में वो मैक्सिमम क्या मिनिमम 4 days दे देगा। ठीक है, 70 दिन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स, कौन सा आंसर ऑप्शन डेफिनेटली फॉल्स है? लेट्स सी। ही विजिट्स मोर सिटीज इन गुजरात देन इन यूपी। देखो यूपी में 3 दिन में तो एक ही सिटी हो पाएगी, 2 सिटी के लिए मुझे मिनिमम 4 दिन चाहिए, क्योंकि हर सिटी में 2 दिन लगता है। ठीक है, तो मुझे कम 4 दिन चाहिए। गुजरात में तो बाय डिफॉल्ट यूपी से ज्यादा ही आएंगे, मतलब यूपी में ही विजिट्स मोर देन 1 cities इन गुजरात, दिस कैन बी ट्रू। ठीक है, उसने मस्ट बी फॉल्स पूछा है, कौन सा डेफिनेटली गलत होगा? एग्जैक्टली 3 cities इन महाराष्ट्र, 3 सिटी के लिए 6 दिन चाहिए, महाराष्ट्र में हमारे पास 7 दिन है, ये भी ट्रू हो सकता है। मोर सिटीज इन महाराष्ट्र देन इन गुजरात, दिन ज्यादा है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 6 करना है, मैं ये भी डेफिनेटली कर सकता हूं। एग्जैक्टली 2 cities इन महाराष्ट्र, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहां पे ये 2 ही सिटी कवर करेगा, 3 सिटी हुई है, टोटल कितनी करनी है? 6, टोटल 6 करनी है। इसके हिसाब से मुझे गुजरात में फिर 3 cities करनी पड़ेगी कवर, और 2 day पर सिटी मुझे लगता है, जिसके लिए मुझे 6 days की रिक्वायरमेंट है, बट यहां पे कितने दिन है मेरे पास? 4, तो ऑप्शन डी इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर ऑप्शन डी मस्ट बी फॉल्स। ऑप्शन डी मस्ट बी फॉल्स। ठीक है, इज दिस सेट क्लियर फ्रॉम 117 टू 119? ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन 2 हमने अपने ऑल इंडिया मॉक में इसको कैंसिल कर दिया था, बट आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। नहीं हुआ, पीछे जाके फिर से देख लो। 118 एंड 119। नाउ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 117 टू 119। 120 से लेके 123 तक दे आर रिलेटिवली सिंपल। आई थिंक तुम अगर उसके सोल्यूशन देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। आई रियली वांटेड टू डिस्कस क्वेश्चन 124 टू 126। इट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हैज बीन आस्क्ड, सिमिलर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड बाय एलेट, बाय क्लैट, बाय एलसैट बिफोर। तो चलो इसको अपन डिस्कस करते हैं। नाउ यहां पर रिची इनवाइट्स 3 of his friends, सनी, पिंकी and Nancy for his birthday party organized at his home. As the party goes on till late in the night, Sunny, Pinky and Nancy choose to stay at the Richie's house. Being good friends, they usually stay back at each other's house. Each one of them, including Richie, stays either in the room painted blue or in the room painted purple. They have adequate number of both colors. Their preference which need to be fulfilled are. तो सबकी कुछ कुछ प्रेफरेंस है। यहाँ पे काम ये है that there are 4 conditional statements. कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, कंडीशंस लगी हुई हैं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो वो होगा टाइप्स। ऐसा करोगे सो लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट, सनी स्टेज इन द रूम पेंटेड पर्पल, देन पिंकी एंड रिची स्टे इन द सेम रूम एज नैंसी। नाउ जब मेरे पास सारे के सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं तो हमें करना क्या है, हम कोई एक कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि तुम्हें पढ़ने में या समझने में सबसे आसान हो उसको उठाओ और उससे बनने वाले ऑल पॉसिबल केसेस बना दो। ठीक है, टेक एन एग्जांपल। तो एस है, सनी है, फिर पिंकी है, फिर हमारे पास कौन है, नैंसी है, और फिर रिची है। ठीक है, ये हमारे पास 4 लोग हैं।
ये हमारे पास 4 लोग हैं। नाउ सनी, पिंकी, नैन्सी एंड रिची। मुझे तो स्टेटमेंट नंबर 1 ही सबसे आसान लग रहा है। तो इफ सनी स्टेज इन रूम पेंटेड पर्पल देन पिंकी एंड रिची स्टे इन द सेम रूम एज नैन्सी। तो सनी का रूम अगर पर्पल है तो पिंकी एंड रिची इन द सेम रूम एज नैन्सी। नैन्सी का अगर पर्पल है तो पिंकी और रिची का भी पर्पल होगा। नैन्सी का अगर ब्लू है तो इन दोनों का भी ब्लू होगा। कंडीशन सिंपल सी है, सनी का अगर पर्पल है तो पिंकी और रिची का कलर वही होगा जो कि नैन्सी का है। तो पर्पल होगा तो दोनों का पर्पल है, ब्लू होगा तो दोनों का ब्लू है। बट अगर सनी का पर्पल नहीं है तो हमें नहीं पता, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। पर्पल होगा तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, अगर पर्पल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है ब्लू। ब्लू में हमें नहीं पता, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, पर्पल तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। पर्पल पर्पल ब्लू, पर्पल पर्पल पर्पल, ब्लू 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 पर्पल, ठीक है ना। ये 4 केसेस अलग है ना, तो यहां पे पर्पल आने के यहां पे 4 केसेस बन सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहां पे ब्लू बना दूं तो हमने क्या किया, हमने एक कोई पर्टिकुलर कंडीशनल स्टेटमेंट उठाया। अब यहां पे अगर मैं ब्लू कर दूं तो जैसे मैंने यहां पे 4 पर्पल रख के इनके केसेस बनाए थे, वैसे ही चारों केसेस ब्लू के भी हो सकते हैं। तो पी बी, फिर पी पी, बी एंड बी, बी एंड पी। तो मेरे ऑल पॉसिबल केसेस बन गए। किसी को अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता होगा तो ये भी समझ सकता है कि यहां पे जो ब्लू रखूं, इस प्लेस को फिल करने के लिए 2 ऑप्शन, इस प्लेस को फिल करने के लिए 2 ऑप्शन, इस प्लेस को फिल करने के लिए 2 ऑप्शन, 2 into 2 into 2, टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बन सकते थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे सारे 8 कॉम्बिनेशंस बन गए। हम क्या कर रहे हैं ये समझो, मैंने कोई भी सबसे आसान कंडीशनल स्टेटमेंट उठाया और उससे बनने वाले ऑल पॉसिबल केसेस बना दिए। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इससे सारे केसेस बना दिए। अब मैं 2, 3 और 4 को इन्हीं पे अप्लाई करूंगा। जब मैं कंडीशन 2, 3, 4 को इस पे अप्लाई करूंगा तो कुछ केसेस कैंसिल हो जाएंगे और एंड में सिर्फ वही केसेस बचेंगे जिस पे 1 भी, 2 भी, 3 भी और 4 भी एप्लीकेबल हो। आई रिपीट, हमने क्या किया ये समझो। हमने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट उठाया, कंडीशनल स्टेटमेंट, उससे बनने वाले ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना दिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो मेरे फाइनल आंसर्स होंगे उसमें चारों को होना है। अब इसके बियॉन्ड कोई केस नहीं बन सकता, एल्स स्टेटमेंट नंबर 1 जस्टिफाइड नहीं होगा या सैटिस्फाई नहीं करेगा। तो 1 से बनने वाले ऑल पॉसिबल केसेस बना दिए, 2, 3, 4 को उसमें भी अप्लाई करूंगा। कैसे? इफ पिंकी स्टेज इन रूम पेंटेड पर्पल, पिंकी इज इन पर्पल, मतलब ये केस, ये केस, ये केस, ये केस और ये केस। इफ पिंकी इज इन पर्पल, सनी इज इन अ रूम इन विच नैन्सी एंड रिची डोंट स्टे। सनी का कलर नैन्सी और रिची के रूम से अलग होना चाहिए। सनी का कलर नैन्सी और रिची के रूम से अलग होना चाहिए। यहां पे क्या है? सेम, तो ये पॉसिबल नहीं है। सनी का कलर नैन्सी और रिची के रूम से अलग अलग होना चाहिए। सनी का कलर नैन्सी और रिची के रूम से अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग है, यहां पे सेम है, ये हटा दो। कलर नैन्सी और रिची दोनों के रूम से क्या होना चाहिए? देखो, पिंकी स्टेज इन रूम पेंटेड पर्पल, सनी स्टेज इन द रूम इन विच नैन्सी एंड रिची डोंट स्टे। दोनों के रूम से अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये दोनों के रूम से अलग अलग होता है, चलो इस पे अभी अपन क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि कहां गया वो क्वेश्चन। इफ पिंकी स्टेज इन रूम पेंटेड पर्पल, ठीक है, ये और ये बचा हुआ है ना, तो इसका रूम इन दोनों से अलग अलग होना चाहिए। भाई दोनों से अलग अलग हो ही नहीं पाएगा, किसी किसी से मैच करेगा, तो ये केस कैंसिल हो जाएगा। इसका रूम दोनों से अलग अलग है, ठीक है, इसका रूम दोनों से अलग अलग है, नहीं दोनों से अलग अलग नहीं, इससे सेम है, ये भी क्या हो गया? कैंसिल। तो बेसिकली पॉइंट नंबर 2 से मेरे 4 केस कैंसिल हो गए। पॉइंट नंबर 3 देखो, इफ नैन्सी स्टेज इन रूम पेंटेड ब्लू, नैन्सी अगर ब्लू में है, ये केस और ये केस, नैन्सी अगर ब्लू में है, सनी और ऋषि का रूम इज द रूम इन विच पिंकी हैज चोजन, तीनों का रूम सेम होना चाहिए।
if Nancy is painted blue, Sunny and Richie stay in the room in which Pinky has chosen. ठीक है, पिंकी का क्या है? ब्लू, तो सनी और रिची का भी ब्लू होना चाहिए. सनी का पिंक है, नॉट पॉसिबल. सनी और रिची का भी ब्लू होना चाहिए, पॉसिबल. सनी और रिची का भी इसमें पिंकी हैज चोजन, तो पिंकी हैज चोजन ब्लू, दोनों का ब्लू होना चाहिए. इसका पर्पल है, नॉट पॉसिबल. ठीक है. नाउ लास्ट पॉइंट, देखो सारे केसेस हटते जा रहे हैं. लास्ट पॉइंट, इफ रिची स्टेज इन द रूम पेंटेड ब्लू, रिची का अगर ब्लू है, मतलब ये केस और ये केस, रिची का अगर ब्लू है, इफ रिची स्टेज इन द रूम पेंटेड ब्लू, देन सनी एंड पिंकी डू नॉट स्टे इन द सेम रूम एज नैन्सी. तो सनी एंड पिंकी डू नॉट स्टे इन द सेम रूम एज नैन्सी. ठीक है, सनी एंड पिंकी डू नॉट स्टे इन द सेम रूम एज नैन्सी. अच्छा ये तो है ही नहीं, ब्लू वाला. सनी एंड पिंकी, ये केस भी कैंसिल हो जाएगा. तो आई एम लेफ्ट विद दिस केस एंड एक केस बीच में, 3 केसेस. जो मेरे आंसर ऑप्शंस हैं वो ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस के बेसिस पे सॉल्व होंगे. चाहो तो तुम ये सॉल्यूशन को एक बार वापस जाके फिर से देख सकते हो. मैंने स्टेटमेंट नंबर 1 से बनने वाले ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए, 2, 3, 4 को उस पर अप्लाई किया तो मेरे केसेस कैंसिल होते चले गए. आई एम लेफ्ट विथ दिस एंड दिस. ठीक है. सो अब देखते हैं. अंडर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस विच 2 फ्रेंड्स विल ऑलवेज हैव देयर रूम्स अनकलर्ड. किसका रूम का कलर चेंज नहीं हो रहा? तो एस का रूम का कलर तीनों केसेस में ब्लू है, एन का रूम का कलर तीनों केसेस में पर्पल है. तो नैन्सी एंड सनी, विच इज आंसर ऑप्शन सी. नैन्सी एंड सनी, आंसर ऑप्शन सी. 125th, if Richie chose to stay in room painted blue, if Richie is in blue, मतलब ये वाला एक ही केस पे Richie blue है, then which of the room the Pinky stay? Pinky also stays in blue. Pinky का भी blue हो जाएगा, तो 125th आंसर ऑप्शन B. If Pinky does not like to stay in the blue, that means Pinky is staying in purple. Question number 126. If Pinky does not like to stay in blue, Pinky अगर blue में नहीं है, that means Pinky purple में है, तो ये वाले की बात हो रही है. Then Sunny will stay in blue. तो आंसर ऑप्शन A. Sunny will stay in blue. Is this clear? ये वाला सेट क्लियर है. It was a very important set and a very important concept that you should all understand. चारों कंडीशनल स्टेटमेंट्स थे. मैंने सबसे आसान कंडीशनल स्टेटमेंट उठाया, उससे बनने वाले ऑल पॉसिबल केसेस बना दिए. ठीक है, ऑल पॉसिबल केसेस बन गए. 2, 3, 4 को उसमें अप्लाई किया, केसेस कैंसिल होते गए. एंड में जो बचा उसके बेसिस पे मैंने आंसर मार्क कर दिए. एंड में जो बचा उसमें कंडीशन 1 भी वैलिड है, 2 भी वैलिड है, 3 भी वैलिड है और 4 भी वैलिड है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर next set of questions. Now let's move to question number 127. Now 127 is a very simple question. तुम solutions देखोगे, it is very self-explanatory and it's one of the easiest questions there. The only mistake that you can do in a 127 question is a silly mistake. ठीक है, I'll repeat. The only mistake that you can do in question number 127 is a silly mistake. So just be careful about it. 128 and 129. I really hope that you must have done coded inequalities till now. ठीक है, और वो coded inequalities का ही क्वेश्चन है. एक इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, which is क्वेश्चन नंबर 128. So अगर हम बात करें $8 सपोज मेरे पास अगर $8 है, what does $8 mean? $8 means A is neither smaller nor equal to. That means A is greater than B. नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, छोटा भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, मतलब वो बड़ा है. ए परसेंटेज बी, ए परसेंटेज, व्हाट डज दिस परसेंटेज सिंबल मीन? नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, बड़ा नहीं है इक्वल नहीं है, मतलब वो छोटा हो जाएगा. ठीक है. ए स्टार बी, इफ आई डू ए स्टार बी, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, स्मॉलर नहीं है, ग्रेटर भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है. ये इसका रिप्रेजेंटेशन है. ए B, A is neither smaller nor greater. That means A is equal to B. Now this is a representation. A and B, and मतलब not greater than B. That means less than or equal to B. ये सिंबल का ये representation है. ठीक है. इन representations की हेल्प से तुम 128 और 129 को सॉल्व कर लेना.
इन केस ऑफ एनी इशू एक्सप्लेनेशन देख लेना, ठीक है। आई डोंट थिंक दिस वुड नीड एन एक्सप्लेनेशन। आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 130। जितना उसमें रिक्वायर्ड था 128 129 है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग नाउ। 130 एट द एंड ऑफ एन इवनिंग वेयर वर रिसीव्ड एक्सक्लूसिवली कपल्स, सिर्फ कपल्स आए थे, 312 handshakes were exchanged, each guest welcoming all others except his or her husband and wife. How many couples were there? मैंने बोला चलो let the couples be x, let the couples be x, ठीक है। अगर couples x है, this would mean that there are x males and then there are x females as well. Couples x है, ठीक है। So suppose there are 10 couples in the party, so there are 10 males and 10 females. Now x male members जो है उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ के बाकी फीमेल मेंबर्स से हैंडशेक किया, तो अगर टोटल फीमेल x है, उनकी वाइफ को वो हटा दे तो बची हुई फीमेल कितनी हो जाएगी, x minus 1. So x males have shaken hand with x minus 1 females, टोटल हैंडशेक कितने हो गए, and x females similarly have shaken hands with x minus 1 male, माइनस किया क्योंकि वो खुद के हस्बैंड से हैंडशेक नहीं कर रहे हैं, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, व्हाट टोल्ड 312, दोनों का ऐड कर दो, 2x into x minus 1 is equal to 312, x into x minus 1 is equal to 156. Therefore इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे, ये बेसिकली 13 into 12 आ जाएगा, ठीक है। x will be equal to 13. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, या दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट 56 अगर है वो, तो 12 into 13 वो हो जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 138 इज ऑल्सो डन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 131 एंड 132, ठीक है। 131 एंड 132, 131 एंड 132 इज लिटिल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो, इन अ सेंस कि स्ट्रक्चरिंग है और थोड़ा सा इरिटेटिंग सा लगता है। आई मीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन, इट इज नॉट प्लीजिंग टू द आई, इट इज अ लिटिल इरिटेटिंग टू द आई, बट ठीक है। सो यहां पर थोड़ा सा इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। नौटंकी, अ फेमस प्ले ग्रुप फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, is playing different shows every hour starting from 10 AM with a 2-hour lunch break from 1 to 3. हर एक घंटे में शो चालू होता है। After which the show resumes at 3 PM. Entry tickets for different shows are coded with 7 words each day. ठीक है। Banana is my favorite fruit of Bina. ठीक है। तो what I am doing is, तो banana is my favorite fruit of Bina, तो there are show 1, 7 words है, मैंने उन 7 वर्ड को लिख दिया, ठीक है। नंबर दे दिया 1, so 1 for me, 1 banana, 2 is, 3 stands for the, 4 is favorite, 5 is fruit, 6 is off, 7 is Bina. अब इसमें क्या चेंज आया, शो 2 में क्या चेंज आया ये देखते हैं। द इज ऑफ फेवरेट, ठीक है। द वर्ड सबसे पहला आ गया, विच वॉज वर्ड नंबर 3, दैट मीन्स वो थर्ड वर्ड वहां से उठ के यहां पे आ गया। इज वॉज वर्ड नंबर 2, वो यहीं रहा। ऑफ वॉज वर्ड नंबर 6, वो वहां से उठ के यहां आ गया, ठीक है। फेवरेट 4 ही है, एंड बीना, BINA लास्ट वर्ड था तो उठ के यहां आ गया। उसके बाद फ्रूट which is 5 and this is 1. So what is happening is, ये देखना, this is important, ठीक है। जो यहां वाला वर्ड था वो यहां आ गया, जो थर्ड वर्ड था वो सबसे पहले आ गया, तो अगले में थर्ड वर्ड जो है वो 6 है, वो यहां आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड वर्ड सेकेंड ही रहा, ठीक है। फोर्थ वर्ड 4 ही रहा। 1 कहां पे चला गया, शो 1 से 1 आखिरी में चला गया, तो यहां पे जो 3 था वो यहां पे आ जाएगा। 2 रहा, 6 यहां आ गया, 4 रहा, ठीक है। 5 जो था वो अगले पे चला गया, तो यहां पे 7 है, वो अगले पे चला जाएगा। 6 जो था वो यहां आ गया, तो यहां पर जो 5 था वो यहां आ जाएगा। यहां पे अपना क्या बचा हुआ बताओ, देखो यहां पे क्या आया था, 7 आया था। शो 2 में 7 लास्ट में था, वो यहां आ गया था। इसके लास्ट में क्या है, 1, तो वो यहां आ जाएगा, ठीक है। नहीं हुआ फिर से देखना, इसी प्रोसेस को मैं आगे रिपीट कर रहा हूं। नाउ
अब देखो फिर से 6 था वो यहां आ गया, तो 5 था वो यहां आ जाएगा। 2 का 2 है ही अभी भी, 2 में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। यहाँ पे 5, यहाँ पे जो नंबर आता है वो सेकेंड लास्ट वाला होता है, तो सेकेंड लास्ट वाला कौन सा है 7, वो यहाँ आ गया। यहाँ पे नंबर में कोई चेंज नहीं आता, 4 है। 1 कहाँ से आता है, जो लास्ट में होता है वो यहाँ जाता है, लास्ट में क्या है 3, वो यहाँ आ गया। यहाँ पे 7 जो यहाँ वाला होता है वो यहाँ जाता है, यहाँ पे क्या है 1, तो ये आ गया। लास्ट में क्या आता है 3 फर्स्ट था, यहाँ पे फर्स्ट क्या था 6, वो यहाँ आ गया। और देखो इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और देखते हैं, तो यहां पे क्या था, जो थर्ड पे था वो यहां आ गया, तो जो 7 पे था वो यहां आ गया, ये यहीं का ये रहा। थर्ड पे क्या हुआ, सेकंड लास्ट यहां आ गया, सेकंड लास्ट ऊपर वाले पे 1 है, वो यहां आ जाएगा, ठीक है। अब 4 का 4 है, 3 जो लास्ट में था वो 3 आ गया, लास्ट में 6 है वो यहां आ गया। 1 यहां वाला यहां आ गया, तो यहां पे 3 था तो ये हो गया। लास्ट में 6 कहां पे था, फर्स्ट था, यहां पे फर्स्ट क्या है 5, तो ये लास्ट में, एंड दिस गोज ऑन। इसी तरीके से ये जमलिंग पूरी होती रहती है, और कुछ टाइम बाद तुम देखोगे कि तुम्हें तुम्हारी ओरिजिनल वाली जो इनपुट थी वो रिपीट हो जाएगी, और ये पूरी साइकिल चलती जाती है। ये साइकिल अगर तुमने समझ ली तो 131 एंड 132 अब बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। वंस यू आर डन विद द साइकिल 131 एंड 132 इजीली हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, एंड मैंने बोला इट इज नॉट प्लीजिंग टू द आई, इट इज लिटिल इरिटेटिंग, बट अगर करोगे, थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे, अगर तुम इनपुट आउटपुट की, हमारे एग्जामिनेशन में पहले आ चुका है, ठीक है, तो जस्ट प्रैक्टिस इट। यू कैन यूज द लीगल एज RSMs टू प्रैक्टिस देम एज वेल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव 133 इज इजी, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन ऑन डिस्टेंस। लेट मी डिस्कस 134। 134 में 134 टाइप के क्वेश्चंस काफी बार आए हैं हमारे एग्जामिनेशंस में। 134 अगर तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं, सो यू कैन वेरी वेल यूज द लीगल एज RSMs। मैंने क्लासरूम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, एक एक चीज, एक छोटी छोटी चीज डिस्कस करी हुई है। मेरे क्लासरूम के नोट्स में स्पेसिफिकली इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे मेंशन्ड है, और क्या होता है कि वो कॉन्सेप्चुअली इजी होते हैं, मतलब तुम्हें अगर उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यू कैन नेवर गेट इट रॉन्ग। अब उसने बोला है कि some fruits are not hanging on the tree is false. Some fruits, देखो, some fruits are not hanging on the tree. ये false है। ये क्या है, ये false है। अगर ये false है, अगर दिस, देखो हमारे टिपिकली हमारे 4 टाइप के स्टेटमेंट होते थे, all, some, no और some not। ये some not टाइप का स्टेटमेंट है, तो सम नॉट अगर फॉल्स होता है, देयरफॉर उसने हमसे पूछा ट्रू क्या होगा। ध्यान रखना, नोट्स में भी लिखवाया था कि सम नॉट जब फॉल्स होगा तो ऑल ट्रू होगा। सम नॉट फॉल्स होता है तो ऑल ट्रू होता है। एक्सप्लेनेशन पूरा मैंने मेरे उसमें नोट्स में लिखवाया हुआ है। सो ऑल अगर ट्रू है, ठीक है, ऑल अगर ट्रू है, अच्छा ऑल ट्रू अगर है तो तुम उससे बोल सकते हो कि सम भी ट्रू होगा। क्योंकि ऑल ट्रू है इसलिए सम भी क्या होगा, ट्रू होगा। ऑल होता है तो सम भी होता है, तो सम फ्रूट्स आर हैंगिंग ऑन द ट्री भी ट्रू होगा, विच इज आंसर ऑप्शन ए। ऑल फ्रूट्स आर हैंगिंग ऑन द ट्री भी ट्रू होगा, विच इज आंसर ऑप्शन सी। तो बोथ ए एंड सी, देयरफॉर द आंसर विल बी डी। बोथ ए एंड सी, देयरफॉर द आंसर वुड बी डी। इसमें अगर अपन ट्रू और फॉल्स की टेबल बनाए या उसको एक बार रिवाइज अपन कर लें, तो याद करो, सम नॉट ट्रू होगा, ऑल फॉल्स होता है, ऑल ट्रू होता है, सम नॉट फॉल्स हो जाता है, सम अगर ट्रू है तो नो फॉल्स हो जाएगा, नो अगर ट्रू है तो सम फॉल्स हो जाएगा। ये वो है सिलोजिज्म्स में, सम ए आर बी, नो ए आर बी, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सम ए आर नॉट बी अगर ट्रू है तो ऑल ए आर बी डेफिनेटली फॉल्स होगा, ऑल ए आर बी अगर ट्रू है तो सम ए आर नॉट बी डेफिनेटली फॉल्स होगा, सम ए आर बी अगर ट्रू है तो नो ए इज बी डेफिनेटली फॉल्स होगा, और नो ए इज बी अगर ट्रू है तो सम ए आर बी डेफिनेटली फॉल्स होगा। ये डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स की रिलेशनशिप्स है, ठीक है। 135th वाज इजी, 135th वाज इजी। आई थिंक उसमें तुम ई को x ले लो, तुम 135th में करना क्या, 135th में तुम e को x ले लेना,
और उसके बेसिस पे तुम्हारी बाकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। a आ जाएगा, b आ जाएगा, c आ जाएगा, d आ जाएगा। d e/2 है, e को x ले लो, सब कुछ x के टर्म्स में आ जाएगा और तुम उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 138। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 138। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 138। 138 में उसने बोला है कि ब्लैक क्लाउड फॉलोज थंडर, ब्लैक क्लाउड फॉलोज थंडर, ठीक है, रेन्स फॉलो थंडर, रेन्स भी थंडर को फॉलो कर रहे हैं। इन दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए आंसर ऑप्शन सी बोला, विच इज नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 इज स्ट्रॉन्ग। ये इसको फॉलो कर रहा है, ये भी इसको फॉलो कर रहा है, इन दोनों में इसमें कोई रिलेशनशिप हो नहीं हो ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए कंक्लूजन 3 इज फॉल्स। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 139। नाउ read the statement below and mark your answers accordingly. Today, out of the world population of several thousand million, the majority of men have to live under governments which refuse them personal liberty and the right to dissent. Dissent would mean more of a disagreement kind of a thing. Conclusions. People are indifferent to personal liberty and right to dissent. It's a irrelevant kind of a thing. Conclusion 2. People desire personal liberty and right to dissent. Statement पढ़ के लगता है कि सेकेंड स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट पढ़ के लगता है कि सेकेंड स्टेटमेंट सही है। हाँ, जिस तरीके से ऑथर ने बोला है that majority of men have to live under governments which refuse them personal liberty and the right to dissent, पर ये स्टेटमेंट सही लगता है क्योंकि ऑथर ने वो लैंग्वेज यूज की है। कंक्लूजन 2 ऑथर का करेक्ट अजम्पशन होगा। अगर मुझसे कंक्लूजन ना बोल के ये अजम्पशन बोलता तो डेफिनेटली जो कंक्लूजन नंबर 2 जो तुम्हें सेकेंड स्टेटमेंट है दैट वुड हैव बीन अ वेरी करेक्ट अजम्पशन, पर ये कंक्लूजन नहीं है। अजम्पशंस और कंक्लूजन्स में फर्क होता है। अजम्पशंस वो बेसिस हैं जिनके वो बातें हैं जिनके बेसिस पर ऑथर ने वो स्टेटमेंट लिखा है। हाँ, तो अजम्पशन वाइज स्टेटमेंट 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट क्या तुम ये कंक्लूड कर रहे हो? नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। सो 1 and 2, neither 1 nor 2 are strong, which is answer option C. तुम्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा that on the face of it assumptions look correct. So तुम assumptions को conclusion में मार्क मत कर देना, दोनों का पर्पस अलग है। तुमसे वो जब assumption पूछ रहा है तो उसका पर्पस अलग है, तुमसे जब वो कंक्लूजन पूछ रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस तुमसे कुछ अलग है। इन दोनों चीजों को कंफ्यूज मत होना। कंक्लूजन नंबर 2 वुड सीम टू बी करेक्ट, बट वो करेक्ट तब मार्क करते जब तुमसे अजम्पशन पूछते, ठीक है, करेक्ट। एंड रिवर्स भी हमेशा ट्रू होता है। तुम कभी जब अजम्पशन के क्वेश्चन को कर रहे हो तब बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं कि तुम कंक्लूजन्स को अजम्पशन मार्क करके सही कर दो। दीज आर टू सेपरेट थिंग्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 142। Ram's age was square of a number last year and it will be cube of a number the next year. 142 करते हैं because 140 and 141 are simple. Again थोड़ा सा उसमें तुम कोशिश करोगे, उसके सॉल्यूशंस काफी क्लियर है, उसको देख के तुम्हें वो सॉल्व हो जाएगा। 142 में अगर हम बात करें, Ram's age was square of a number last year and cube of a number next year. एक ऐसा नंबर जो एक यूनिट पहले स्क्वायर हो और एक यूनिट बाद क्यूब हो। ध्यान रखना ये एक ही नंबर होता है, नंबर इज 26। उसके एक यूनिट पहले इज 25 विच इज 5 स्क्वायर, एक यूनिट बाद इज 27 विच इज 3 क्यूब। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने साल बाद ये किसी और नंबर का क्यूब होगा। और नंबर का क्यूब मतलब 4 क्यूब 5 क्यूब हो सकता है। तो 64 125 27 ईयर्स का अगर है तो या रादर 26 ईयर्स का अगर अभी है, अभी की एज क्या है? राम्स एज वाज स्क्वायर ऑफ अ नंबर लार्ज क्यूब ऑफ, तो भी इसकी एज 26 है। कितने साल बाद वो 64 या 125 हो जाएगा? तो आई थिंक 38 ईयर्स बाद वो 64 का हो जाएगा और 99 ईयर्स बाद वो 125 ईयर्स का हो जाएगा। आंसर 38 है मेरे पास, तो हम 38 को मार्क कर देंगे, ठीक है। 143 इज अगेन अ
क्वेश्चन विच इज मोर ऑफ एल्जेब्रा, तो इसको देख लेते हैं। अरिथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट होता है ये। 143 A says to B, if I give you B cards, 8 कार्ड। चलो अपन ये मान लेते हैं A के पास A कार्ड्स हैं, B के पास B कार्ड्स हैं, C के पास C कार्ड्स हैं और D के पास D कार्ड्स हैं। A says to B, if I give you 8 cards, you will have as many as C has। तो अगर मैंने तुझे 8 कार्ड दे दिए तो तेरे पास जो कार्ड्स होंगे वो B + 8 हो जाएंगे, एंड दिस इज इक्वल टू as many as C has। C के पास जितने हैं उतने, माय फर्स्ट इक्वेशन। एंड I shall have 3 less than what C has। मेरे पास जो बचेंगे वो A - 8 हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 less than what C has। C के पास जितने थे उससे -3। ऑल्सो, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल्सो इफ आई टेक्स C कार्ड 6 कार्ड्स फ्रॉम C, तो मेरे पास A + 6 हो जाएंगे। I shall have twice as many as D has। मेरे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 टाइम्स ऑफ D हो जाएगी। ठीक है। थर्ड, if B and D together have 50 cards, B and D together have how many cards? 50 cards। How many cards has A got? A पूछा है A के पास कितने होंगे। Now क्या करें? टोटल कार्ड्स देके रखें क्या? नहीं, टोटल कार्ड्स भी नहीं दिए। अब बताओ, अभी इक्वेशन है, अपन को इक्वेशंस को सॉल्व करके बस, सो आई थिंक 1 2 3 4 इक्वेशंस 4 वेरिएबल्स, और ये 4 इक्वेशंस 4 वेरिएबल में ये सॉल्व हो जाएगा। सब कुछ इन टर्म्स ऑफ हो जाएगा। तो यहां से अपन लिखते हैं कि D इज इक्वल टू 50 - B। ठीक है, तो D इज इक्वल टू 50 - B, उसको यहां पे रख देते हैं। तो A + 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ D। D इज व्हाट? 50 - B, तो ये हो जाएगा 100 - 2B, और A विल बी इक्वल टू, इसको भी यहाँ ले जाऊं तो ये हो जाएगा 94 - 2B। दिस इज वन इक्वेशन इन A एंड B। यहाँ से भी A - 8 विल बी इक्वल टू C। C इज B + 8, B + 8 - 3, तो यहाँ से A आ गया, B 8 वहाँ चले गया, 8 + 8 इज 16, 16 - 3 इज 13, तो +13। A इज B + 13, तो 16, ठीक है, और A इज 94 - 2B। इन दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। आई गेट B + 13 इज इक्वल टू 94 - 2B। 3B इज इक्वल टू 94 - 13 इज 81, और B विल बी इक्वल टू 27। B की वैल्यू 27 आ गई, B की वैल्यू 27 आ गई, इसको तुम अप्लाई कर दो। Therefore, A will be equal to 27 + 13, 27 + 13 which is equal to 40। A ही निकालना था, and that is answer option D। A is 40, that is answer option D। 144, let's move। 144 is a simple question of blood relations, again pretty doable from the data that you already have, or the solution key, or rather the answer key that you already have। Let's move to 145। ठीक है, let's move to question number 145। 145 में men will be men। I hope ये statement सुन के सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई होगी, बहुत सारे ads याद आ गए होंगे। men will be men, men will be men। उसने बोला है if it is false that men will be men, which of the following is also false। देखो, false दे दिया, false वाला स्टेटमेंट ही पूछा है, इसका मतलब तुम्हें सेम मीनिंग मार्क करनी है। जिस स्टेटमेंट की तुम्हारे मेन स्टेटमेंट्स की सेम मीनिंग हो, फॉल्स ही दिया है और फॉल्स ही पूछ लिया है। ठीक है, फॉल्स दे के फॉल्स पूछा है, मतलब जो तुम्हारी ओरिजिनल स्टेटमेंट की मीनिंग थी उसी को इसमें इंकॉर्पोरेट कर दो। सेम मीनिंग, मेन विल बी मेन, या मेन कौन सा आंसर ऑप्शन है जो इसी सेम मीनिंग, अच्छा मेन की बात हो रही है मतलब सारे मेन की बात हो रही है, तो ऑल मेन विल बी मेन। कौन सा आंसर ऑप्शन है जो ये बात कर रहा है? इट इज ए, ऑल मेन विल बी मेन। ठीक है, एक कंफ्यूजन ये आ सकता है, सर सम मेन विल बी मेन, सम मेन विल नॉट बी मेन, या सम मेन विल बी मेन नहीं हो सकता।
व्हाट अबाउट आंसर ऑप्शन डी? सर ये बताइए इसमें क्या गलती है? नहीं, दिस विल बी अ पॉसिबिलिटी। ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा, ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। डेफिनेटली फॉल्स में सेम मीनिंग ही मार्क होगी। आंसर ऑप्शन डी जो है विच सेज सम मेन विल बी मेन, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, डेफिनेटली ऑल फॉल्स हो रहा है। ऑल क्या हो रहा है? ऑल मेन विल बी मेन। अल्टीमेटली तुम ऑल को फॉल्स कर रहे हो। जब ऑल फॉल्स होता है, ऑल फॉल्स हो जाता है, तो उसी का जो सम होता है वो पॉसिबिलिटी बनती है, वो भी फॉल्स नहीं बनता, वो भी फॉल्स नहीं होगा। ऑल फॉल्स होगा तो सम नॉट ट्रू हो जाएगा। अभी अपने देखा था ऑल फॉल्स होगा तो इसका जो सम नॉट होगा वो ट्रू हो जाएगा। सम नॉट मतलब सम ए आर नॉट बी, और जब सम नॉट ट्रू हो जाएगा, सम नॉट ट्रू होगा तो उसी का सम विल बी अ पॉसिबिलिटी। एक ट्रू, सम और सम नॉट के बीच रिलेशनशिप होती है, एक ट्रू होता है तो दूसरा पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, आई होप 145 इज करेक्ट, या और 145 is understood. Let's move on to the last 4 questions. The last 4 questions were clear. They were more on English language based, critical reasoning based. ठीक है, relatively easier थे. I think तुम अगर उनके solutions को go through करोगे, so you will understand them. ठीक है, you will definitely understand them. So जितने important questions थे पेपर के, I have tried and कवर्ड ऑल ऑफ देम, इंपॉर्टेंट रादर, जो कि डिस्कस करने वाले थे, जहां पे तुम गलतियां कर सकते थे। ठीक है, जहां जहां तुम गलतियां कर सकते थे, मैंने आखिरी के 5 क्वेश्चन नहीं किए, मुझे लगता नहीं है वहां पे तुम्हारी गलती करने के चांसेस है। एंड एक्सप्लेनेशन उसके बहुत ज्यादा क्लियर है और बहुत टफ भी नहीं है वो, दे आर रिलेटिवली सिंपलर क्वेश्चंस। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लर्नड अ फ्यू थिंग्स। ठीक है, आई रियली होप दैट यू लर्नड अ फ्यू थिंग्स। 117 वाला क्वेश्चन अपन उसको कैंसिल कर देंगे, एंड बहुत सारी चीजें और हैं। आई होप जब अगला ऑल इंडिया मॉक होगा लीगल एज का, तो वील कम अप विथ मोर एनालिसिस। दिस वाज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट टू हैव अ वीडियो एनालिसिस ऑफ द ऑल इंडिया ओपन मॉक। आई होप दैट वुड बी वैल्यूएबल फॉर ईच वन ऑफ यू। ठीक है, आई रियली होप कि तुम एक एक जन के लिए वो काफी वैल्यूएबल रहेगा, एंड hope you guys to see you in the best law schools of the country in the 2019 batch, और even the 2020 batch कोई अगर अभी standard 11th में है और उसने ये सारी चीजें अभी से करना चालू कर दी है तो ठीक है। All the best guys, this is Karan Mehta signing off, bye bye, see you.